हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। ये भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। और साथ ही साथ इस समय 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन होंगे उसकी एक सीरीज हम सब लोग पढ़ चुके हैं, उसके पढ़ रहे हैं। उसको टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम सब लोग एक नया टॉपिक किरचॉफ के नियम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ के दो नियम है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम है। नंबर 1 जिसको हम प्रथम नियम, धारा का नियम और संधि का नियम भी कहते हैं, और KCL भी कहते हैं। प्रथम नियम, दूसरा धारा का नियम, संधि का नियम और KCL किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जानते हैं। ये नियम आप सब लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं कि ये बताता क्या है। संधि का मतलब जब कई सारी, समझिएगा संधि का मतलब क्या होता है, जब कई सारी शाखा का मतलब समझ रहे हैं, शाखा मतलब जिसमें करंट का फ्लो होता है, ठीक है, वही शाखाएं होती है। जब कई सारी ऐसे हमने शाखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, दो या दो से अधिक, तो वो कहलाती है तुम्हारी संधि। ठीक है भैया, ये बना। हो गई ना, ये हो गई आपकी संधि। इधर से कितने करंट आ रही है हमने मान लिया, एक I1 करंट आ रही है, और इधर से कितनी आ रही है I2। इधर से जा रही है I3, जा रही है I4 और इधर से भी आ रही है I5। ठीक, अब ये चीज बताइए, समझिएगा, अगर यहां से 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे समझ, यहां से 1 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर और यहां से 5 एम्पियर धारा आ जाए। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो कितनी धारा आ रही है? आने वाली धारा 1 2 2 और 1 3 एम्पियर और 5 यहां से, 5 3 8 एम्पियर धारा आ रही, तो जाने वाली धारा भी कितने एम्पियर होने वाली है? 8। यानी संधि पर धारा एकत्रित हम नहीं कर सकते। धारा की हानि, ऊर्जा की हानि, विद्युत धारा का मतलब है आवेश की हानि नहीं कर सकते। तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसा कि यहां पर हमने लिया है, सिग्मा आई बराबर 0। बीजगणितीय योग का मतलब होता है सिग्मा, और इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे, खोलेंगे, तो ये कितना आएगा? संधि की ओर आने वाली धारा प्लस, कौन कौन से है? I1 है, I2 है और साथ ही साथ I5। संधि से दूर जाने वाली धारा माइनस, प्लस माइनस का I3 प्लस माइनस का I4। ठीक है, जोड़ रहे हैं और इनका साइन जो है नेगेटिव ले रहे हैं। सिग्मा का मतलब जोड़, सब धाराओं को जोड़ना है, और जो आ रही है उनको प्लस में रखनी है और जो जाएंगे उनको माइनस। तो अगर ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या बनने वाली है? I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर, इसको इधर ले जाइए, I3 प्लस I4। हम यहां से देख सकते हैं कि जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा जा रही है। आने वाली धारा का योग जो होता है वो जाने वाली धारा का योग होता है। ये आने वाली है I1 I2 I5 और जाने वाली I3 I4। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, जितनी धारा आएगी उतनी धारा चली जाएगी। बस यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसका द्वितीय नियम यूज है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है,
अब द्वितीय नियम क्या है? तो सबसे पहला रूल, अच्छा ये नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। इसका अगर आपको क्वेश्चन कोई करना है तो चलिए क्वेश्चन इसका भी ले लेते हैं। इसी डायग्राम को हम उठा लेते हैं यहां से, इसी डायग्राम को हम यहां से उठा लेते हैं और यहां पर हम करेंगे क्या कि जो करंट है इनको हम कुछ वैल्यूज के रूप में दिखा दें, या फिर हाँ ठीक है, इधर से कितनी धारा आ रही है 1 एम्पियर, इधर से आ रही है 4 एम्पियर, इधर से जा रही है 10 एम्पियर और इधर से जा रही है, इधर से भी आ रही है, कह दो इधर से आ रही है, कुछ आ रही होगी छोड़िए, इधर से हमको जो धारा आ रही है उसका मान निकालना और इधर से जो करंट जा रही है वो जा रही है 1 एम्पियर। तो आने वाली धारा एक तरफ, जाने वाली एक तरफ। तो आने वाली धारा का योग क्या है? आने वाली कितनी धारा है? 1 एम्पियर, 4 एम्पियर और ये जो आ रही सी की वैल्यू निकालनी है आई, बराबर जाने वाली धारा कितनी है 1 और इधर से कितना है 10। 1 से 1 खत्म, 4 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आई बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 एम्पियर हो गया। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ऐसे सॉल्व करना। अब आगे द्वितीय नियम जो है, ये सबसे पहला काम ये बंद लूप पर लागू होता है। बंद लूप होगा तभी ये नियम अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। तो ये पहला रूल है कि ये बंद लूप पर अप्लाई होता है। अगर लूप बंद है तभी ये नियम लागू होगा। तो किसी बंद लूप की विभिन्न शाखाओं में लगे प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी पूरा का पूरा सेल का जो विद्युत वाहक बल है, सेल पूरी की पूरी एनर्जी किसको देगा? सेल पूरी की पूरी एनर्जी देगा आपके प्रतिरोधों को। अब यहां से हम सब लोग करेंगे क्या कि प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कह रहा है, तो यानी कि सिग्मा वी, प्रतिरोध पर जो वोल्टता होता है ओम के नियम के हिसाब से ये सिग्मा वी होगा। सिग्मा वी ये बराबर होगा परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। हो गए, यही है आपका। अब इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा करके लिखोगे, समझिए बात ये, इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा करके लिखोगे तो v बराबर क्या होता है? आई आर। तो ये हो जाएगा I इंटू आर और ये E को इधर ले आओ तो माइनस और बराबर में कितना आ गया? 0 आ गया। हो गया, बंद कर दीजिए। यही है। अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे एप्लीकेशन इसका लेंगे, वो चीज देखिए। यहाँ एक एप्लीकेशन लिया है, एक ये सेल है E1, ये E2 सेल है और इसमें 3 प्रतिरोध लगे और हमको अप्लाई करना है किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम। तो सबसे पहला काम, इसके लिए जो चिन्ह परिपाटी होता है वो चीज देखिए आप। यहां पर जो इसका चिन्ह परिपाटी होता है, चिन्ह परिपाटी, वो चीज देखिए। तो अगर आपके पास, समझिए बात, एक प्रतिरोध है, ठीक, अब बात समझिए। ये प्रतिरोध कितना R, इसमें करंट कितनी है I। ये प्रतिरोध कितना है R, ये करंट कितनी है I। क्लियर? अच्छा, करंट की डायरेक्शन बनो इधर ही रखे रहो, ठीक। तो यहां से वोल्टेज कितना आएगा? ये वोल्टता का नियम है। अच्छा, द्वितीय नियम के भी कई सारे नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम कहते हैं, किरचॉफ वोल्टता लॉ, और वोल्टता का नियम और लूप का नियम जिसको कहा जाता है वो भी होता है ये। और अब आगे देखिए, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक ये सेल है और ये सेल का प्लस टर्मिनल, ये माइनस, इसका विद्युत वाहक है। सेम वही चीज, यही सेल, ठीक। अब यहां से समझिए, अगर जिस ओर हम आ रहे हैं
उसी की डायरेक्शन में, जिस ओर हम आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट है, ये हमारी डायरेक्शन है, इसमें हमारी डायरेक्शन इस ओर है, ठीक, इसमें हमारी डायरेक्शन इस ओर है, इसमें हमारी डायरेक्शन इस ओर। अब बात समझिए भैया यार, अगर हम जिस ओर आ रहे हैं उसी ओर करंट है तो दो चीजें होती है। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा I इंटू आर, वो आप प्लस में लीजिए। अगर जिस ओर करंट है हम उसकी विपरीत दिशा में आ रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी खुद की एक पथ का निर्माण करेंगे, पंद्रह लूप लेंगे जब, तो वहां पर हमारा खुद का पथ आएगा, उसमें करंट की डायरेक्शन को देखेंगे। तो यदि हमारी दिशा और करंट की दिशा अपोजिट है तो आई आर का जो चिन्ह होगा, वोल्टेज जो होगा वो माइनस होगा। यदि हम जिस ओर जा रहे हैं उस ओर सेल का प्लस मिला तो प्लस की, यदि हमारी जाने की दिशा में सेल का माइनस मिला तो माइनस की लिखेंगे। इसका उल्टा भी लागू होता है, कुछ जगह इसका उल्टा भी कराया जाता है। सेम डायरेक्शन है तो माइनस आई आर, अलग अलग डायरेक्शन प्लस आई आर, और अगर पहले बैटरी का प्लस मिला तो माइनस ही, माइनस मिला तो प्लस ही। तो इससे कोई लेना देना नहीं, आप कोई भी चीज करिए आंसर आपका उतना ही आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भैया, ये हो गया। अब यहां पर चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इनके नाम लिखे दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। कितने बंद लूप बन रहे हैं? सबसे पहला निर्धारित करना कितने बंद लूप यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो पहला ये है, पहला ये बंद लूप है और दूसरा ये है। कितने लेने होंगे ये भी हम अभी बता दे रहे हैं। सबसे पहली चीज, कितने सेल लगे? दो सेल लगे। आप चाहे तो दोनों सेल का यूज करिए और आप चाहे तो ना करिए, किसी एक सेल का यूज करिए। आप चाहे तो दोनों सेल यूज करिए, आप चाहे तो कोई एक ही सेल यूज करिए, दोनों से आंसर आएगा। चाहे वो सेल छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आप चाहे जो यूज करिए। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं E2 सेल, और यहां से जो करंट निकल रही है उसका नाम हमने क्या दे दिया? I। अब यहाँ पर जो करंट आई तो आगे कितने रास्ते? दो। अब यहाँ पर कई सारी शाखाएं जिसमें धारा बहती वो शाखाएं होती, एक ये, दो ये, तीसरी ये। तो यहां से अगर हम बता दिए कि यहां से जो धारा जा रही है, आप नाम दे दीजिए I1, तो यहां से कितनी धारा जाएगी? I माइनस I1 जाएगी कि नहीं जाएगी? क्लियर बात भाई? आप चाहे तो यहाँ I2 नाम दे सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, इतना तो समझ ही सकते हैं हम ना, ये तो बेसिक है। I2 हम नहीं ले रहे हैं, आप I2 की वैल्यू निकालेंगे तो यही तो आएगी। ठीक है, अब आगे इस वाले सेल के अंदर, ये सेल का माइनस है और ये क्या है? प्लस। करंट हमेशा प्लस टर्मिनल से घूमती है माइनस टर्मिनल की ओर। तो यहां पर इसके अंदर, सेल के अंदर करंट गई I1, यानी सेल ये आवेशित हो रहा है, चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर धारा जा रही है। और ये सेल यूज में आ रहा है, धारा को ये घुमा रहा, तो ये निरावेशित। यहां से कौन सी धारा आ रही है? I1। इधर से कौन सी धारा जो अंदर गई है वही बाहर निकलेगी, I माइनस I1। इधर से I1 आ रही है, अब ये दोनों सब फिर से मिलेंगी, यहां पर मिलेंगी तो आने वाली धारा कितनी है? इन दोनों का जोड़ दो तो I1 प्लस और ये माइनस खत्म। यहां से कितनी धारा बची जो करके जाएगी? I, और वो धारा यहां पर फिर से वापस आ गई। जो धारा गई है वही धारा वापस आएगी, बस ये चीज याद रखिए। आप चाहे दोनों सेल यूज करिए, जिस सेल से जो धारा जा रही है वही धारा वापस आएगी, बस। क्लियर बात? अगर आप ये सेल भी यूज में लेते तो धारा इसकी अपनी निर्माण कराती, ये अपना आपकी मर्जी, आप चाहे जो लीजिए। अब इसमें चेक करिए कितनी धारा है, पहले ये बताइए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्येक शाखाओं में धारा, किसी एक प्रतिरोध पर वोल्टता पूछ सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं कि ये भैया धारा निकालो, बस और कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक, अब बात समझिए, यहां किसमें कितनी धारा है सबसे पहले वो देखो, निर्धारित करो। लूप 2 हो गए, लूप बाद में निर्धारित होगा, पहले हम धारा का वितरण कराएंगे, चाहे छोटा सेल लो चाहे बड़ा सेल लो, चाहे दोनों सेल लो चाहे एक सेल लो, कोई रूल नहीं है ऐसा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे जितने सेल से विद्युत धारा का प्रवाह कराइए। हमने ये वाला सेल लिया, आप ये वाला सेल ले लीजिए, आप दोनों ले लीजिए, तब भी आंसर आएगा। ठीक है ना? अब आगे इस पूरे
जब विद्युत धारा का वितरण हुआ केसीएल द्वारा, पहले नियम द्वारा, तो कितनी धारा का बनी, टोटल कितनी धारा है? एक तो आई है और दूसरी I1, और कोई है नहीं है, दो धाराएं हैं, इसका मतलब दो लूप बनेंगे। जितनी धारा उतने लूप और उतने ही समीकरण बनेंगे। तो ये हो गई हमारी पहला लूप, और यहां पर हम सब लोग ऐसे जाएंगे, ये लूप में हमारी डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, हमसे क्या लेना देना, हम इस हिसाब से जाएंगे, यानी हम चाहे ए से चले, चाहे बी से, चाहे सी से, चाहे एफ से, आपकी मर्जी, चाहे जहां से लिए। तो ए से बी, बी से सी, सी से एफ, एफ से ए आएंगे। ये लूप हो गया फर्स्ट। तो फॉर लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट क्या हमारा, ए से बी, बी से सी, और सी से, ए से बी, बी से सी, और सी से एफ, और एफ से कहां जाना, ए। जहां से शुरू किया है वहीं पर आपको आना पड़ेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि लूप बंद है, परिपथ बंद है। क्लियर है बात? मैं केवीएल से ठीक है। तो पहला काम क्या है कि हम ए से कहां जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं। जब ए से बी जा रहे थे तो हमको दो चीजें मिली भाई, ये दो चीजें देखना है, एक प्रतिरोध और दूसरा वोल्टेज, विद्युत वाहकता। प्रतिरोध पर वोल्टता V होती है, टर्मिनल वोल्टता जिसको बोलते हैं, और ये विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है ना? तो आप समझिए बात, ए से कहां जा रहे थे, बी पर। ए से बी जब जा रहे थे तो पहले सेल का कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस। अगर हमारे जाने की डायरेक्शन में सेल का माइनस मिलेगा, पहले हम जिस ओर जा रहे थे, उस ओर सेल का पहले माइनस मिला, तो ई किसका लिखेंगे, माइनस का। तो ई यहां पर E1 है ना, तो इसका ई किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, E1। अब इस R पर देखिए, इसमें कितनी, कौन सी करंट जा रही है, I1 जा रही है ना। इस पर वोल्टेज अगर निकालेंगे तो V बराबर करंट कितनी जा रही है इस प्रतिरोध में, इस संगत प्रतिरोध के, करंट कितनी है, धारा कितनी, I1, और इसका प्रतिरोध कितना है, R1। V बराबर IR से। ठीक, तो ध्यान से समझिए, जिस ओर हम जा रहे हैं, हम भी ए से भी जा रहे हैं और करंट भी ए से भी जा रही है, यानी हम दोनों की डायरेक्शन सेम है। जिस ओर करंट जा रही है उसी ओर हम जा रहे हैं, तो IR हम किसका लेते हैं, प्लस का लेते हैं। वोल्टेज हम किसका लेते हैं, प्लस का। तो I यानी धारा I1 है और संगत प्रतिरोध R हो गया। ए से भी, अब B से कहां जाना है, C। B से C क्या कोई इससे लिया प्रतिरोध लगा, नहीं लगा, छोड़ दो। अब C से कहां जाना है, F जाना है। जब C से F जा रहे थे तो हम जिस ओर जा रहे थे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में धारा, जिस ओर हम जा रहे थे उसके उल्टे डायरेक्शन में धारा, और अगर जिस ओर हम जा रहे हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में धारा होगी तो IR किसका लेंगे, IR लेंगे हम हमेशा माइनस का, वोल्टेज माइनस का लेंगे, तो माइनस का लेंगे साइन यहां पर। और करंट कितनी है यहां पे, I माइनस I1, और इंटू संगत प्रतिरोध कितना है, R3। अब F से कहां आना है, A। F से A जब आ रहे थे तो ना तो सेल है ना तो बल्ब है, यानी प्रतिरोध कुछ है ही नहीं, तो विभवांतर कितना हो गया, 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये माइनस का E1 इधर भेज दीजिए प्लस का, तो ये कितना बचा, I1 R1। ठीक है भैया, और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कराइए, ये R3 किसका है, माइनस का, और I से गुणा कराएंगे तो माइनस का IR3, और ये माइनस माइनस प्लस I1 R3, और बराबर में कितना आ गया, E इधर आएगा तो E1 प्लस का। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया हमारा मान, पहला लूप, पहला समीकरण। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट। अब सेकेंड लूप क्या है, फॉर लूप सेकेंड, दूसरा लूप, ये चाहे जहां से चलिए, अब की बार हम यहां से चल रहे हैं, F से शुरू कर रहे हैं, F से C है, और C से D गए, और D से E गए, और E से कहां आए, F, जहां से शुरू किए वहीं पर आ गए। में
केवीएल से, केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, ठीक है, यानी सेकंड नियम यूज कर रहे हैं। अब यहां पर कितना आएगा वो चीज देखिए। पहले हमको कहां से कहां जाना है, एफ से सी जाना है। एफ से जब सी जा रहे हैं तो जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर करंट है, यानी प्लस का मान। करंट कितनी है, I माइनस I1, और संगत प्रतिरोध कितना है सामने, R3। और सी से जब डी जा रहे तो क्या कुछ लगा यहाँ से, ना तो प्रतिरोध छोड़ दो। अब डी से कहां आना है, ई पर। डी से ई जा रहे थे तो जिस ओर हम है, यहाँ दो चीजें हैं, एक प्रतिरोध भी है या सेल भी है, तो दोनों चीजें लगेंगी। जिस ओर हम जा रहे थे उसी ओर धारा है, जिस ओर हम जा रहे थे उसी ओर धारा, तो आई आर प्लस का होगा, ये प्लस का। आई कितनी है आपकी बात, आई ही है, और आर संगत प्रतिरोध कितना है, R2। ठीक है भैया। अब हम जिस ओर जा रहे थे तो पहले सेल का क्या मिला, माइनस का टर्मिनल मिला, पहले सेल का माइनस। जिस ओर हम जा रहे थे अगर हमारे जाने की दिशा में सेल का माइनस टर्मिनल मिलेगा तो माइनस का ई लिखेंगे, और ई का मान यानी विद्युत वाहक बल कितना है, E2। अब हो गया, ई से कहां जाना है, एफ, और ई से एफ कुछ लगे नहीं, छोड़ दो, जहां पर शुरू हो गए शुरू किए वहीं पर आ गए, इसका मतलब विभवांतर कितना होगा, 0। तो यहाँ पर आई अंदर मल्टीप्लाई कराइए R3 का, तो ये आई R3 और माइनस का यहाँ पर I1 R3, और यहाँ पर प्लस आई R2, और बराबर में E2 को इधर भेज दीजिए, प्लस का हो गया। और ये जो मान आया इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं ना, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो I1 I2 के मान मिल जाएंगे जब वैल्यू डालेंगे। ये हो गया इसका एप्लीकेशन। इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है भैया। अगर टाइम ज्यादा होगा तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे, टाइम कम है तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। वैसे टाइम 22 मिनट का वीडियो बन चुका है, बस इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं। अब आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, आगे जो है न्यूमेरिकल आप नेक्स्ट वीडियो में हम जब सब सॉल्व करेंगे हर एक चैप्टर के, तो इसका भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे। बस इसको आप याद रखिए, बस ये बहुत आसान है। और आपको अगर सीखना है तो हमने एक वीडियो पहले से ही प्रॉपर बता दिया है इसके बारे में, वहां पर आप सीख सकते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो ये हमने यहाँ पर केवल और केवल इसका डेरिवेशन करवाने के लिए और ये एक अनुप्रयोग करवाने के लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये नहीं आए तो बोर्ड एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, और न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व होंगे। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अब व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका कुछ एक दो एग्जांपल ले लेंगे जो बहुविकल्पीय में आते हैं, ठीक है। फिर यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा।